हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लूसिड पॉइंट। माय नेम इज़ विकास गोयल। आज का टॉपिक है चैप्टर लाइट, जो कि 10th ग्रेड में आपका टर्म 1 का फर्स्ट चैप्टर है। इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने के लिए मैं आपको ये पहले ही बता रहा हूँ कि दो चीज़ें हैं, जैसे कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अगर इस चैप्टर को मैं क्लासीफाई कर दूँ दो पार्ट्स के अंदर, तो ये दो टॉपिक्स आपके बनते हैं। तो इन्हीं दोनों टॉपिक्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को शुरू करने से पहले हम लोग लाइट को थोड़ा सा जान लेते हैं कि व्हाट इज़ लाइट। सो लाइट इज़ बेसिकली अ वेव। लाइट एक वेव है और इसका जो बिहेवियर है वेव का, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हालांकि हम लोग 10th क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नेचर को डिस्क्राइब नहीं करते हैं, बिकॉज जो लाइट आप पढ़ रहे हैं ये बेसिकली आप रे ऑप्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स को हम दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। सो जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ रे ऑप्टिक्स ही पढ़ते हैं, जबकि 12th क्लास में आप रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स दोनों ही पढ़ते हैं डिटेल में। तो हम लोग शुरू करते हैं लाइट के नेचर से एंड इन फर्दर विल गो इन टू द डिटेल। So let us start with the nature of light. Nature of light. So जैसा कि मैंने आपको बताया कि लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें आपके इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही वहाँ पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। एंड उसको डिटेल में हम डिस्कस यहाँ पर नहीं करेंगे, वो 12th क्लास के मॉड्यूल में आपको उस वीडियो में आपको मिल जाएगा। So light travels from the source along a straight line called ray. Called ray. Why it is called ray? Because it is coming from a source. Coming from a source like sun. sun से आपके पास जो है rays आपके पास आ रही हैं. So in the form of light, this ray is basically called light. So this is the basic phenomenon, and let us discuss the characteristics of light. Characteristics of light. So first characteristic जो है लाइट की, वो है कि लाइट की जो स्पीड है that is 3 multiplied by 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ये आपने शायद छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। सो ये जस्ट एक रिकॉल है उसके लिए। सेकेंड, द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। इसको आप रिफ्रैक्शन में पढ़ेंगे। सो द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ये बात आपको नोट करने वाली है। थर्ड पॉइंट जो है यहाँ पर वो ये है कि लाइट रेक्टिलीनियर मोशन को फॉलो करती है। रेक्टिलीनियर आप कह सकते हैं कि इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, जो वन डायमेंशन मोशन है, स्ट्रेट लाइन रेक्टिलीनियर मोशन को फॉलो करती है लाइट हमेशा। फोर्थ, जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन्स सेम इन ऑल द मीडियम्स। it remains same. So इस तरह की कुछ और करेक्टरिस्टिक्स भी हैं जो हम आगे फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे, या इनको भी डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो कुछ और डेफिनेशंस के पास मैं आता हूँ साइमल्टेनियसली। इसको क्लियर कर देते हैं पहले। ओके, सो नाउ लेट अस कम टू द mediums in which light travels. So what are the mediums? The first medium is transparent medium, and transparent medium, it is very much clear for you that like glass, water, if the water is very much clear, so these are the transparent medium where the light can propagate very easily. The another medium can be translucent.
translucent. So translucent, in which like mediums like oil, it can be like ground glass, or it can be like etc. Okay, so in these mediums, light has to struggle to pass through, and it propagates partially. We can say कि लाइट पास तो हो जाती है लेकिन पूरी तरह से नहीं हो पाती है. सो दिस इज द सेकंड मीडियम. द थर्ड मीडियम कैन बी opaque. Opaque, like the light cannot propagate. लाइट वहीं पर रुक जाएगी और वो आगे नहीं बढ़ पाएगी. लाइट कैसे? कुछ मीडियम्स हैं जैसे कि वुड, आयरन. अगर आपने रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया तो लाइट बाहर नहीं जाएगी. या फिर आयरन का भी डोर हो सकता है, या एनीथिंग. सो दीज टाइप ऑफ मटीरियल्स आर हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ द लाइट. तो आगे इससे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. अब ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है बहुत ज़्यादा, जो आपको इस चैप्टर में काफ़ी काम आएगी. बीम. So what is beam? Beam is basically a bunch of light rays. A bunch of rays. Right? So a bunch of rays. And the first beam, we can, there are two types of beam. One is convergent beam. One is convergent beam. इसको थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं. अगर थोड़ा सा I think it will be better. So convergent beam is, it is a beam in which diameter of beam decreases in the direction of ray. आप ये कह सकते हैं converge होती है. converge का मतलब क्या होता है? Like for example, this is the ray, this one and the ray, this is the third ray, this one is the fourth ray. Okay, so they are meeting at a single point. So this is called convergent beam. Okay, this is called convergent beam. The another one could be, the second one is the divergent. Let us discuss on the next slide. The second one is the divergent beam. Divergent beam में क्या होता है? Divergent beam में कुछ इस तरह से, like इसका opposite, diverge. एक सोर्स से लाइट डाइवर्ज कर रही है इन डिफरेंट डायरेक्शंस. गॉट इट? लाइक सपोज दिस इज द सोर्स, और सोर्स से लाइट चारों पांचों डायरेक्शन में और कोई किसी भी डायरेक्शन में, एन नंबर ऑफ डायमेंशंस कैन बी पॉसिबल हेयर. ओके, सो यहाँ पे लाइट इस तरह से डाइवर्ज हो रही है. दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंस. आगे बढ़ते हैं इससे. क्लियर कर लेते हैं. ओके, अनदर बीम कैन बी, थर्ड वन कैन ऑल्सो बी पॉसिबल. ऑल्दो दो तरह की ही बीम्स को हम रखते हैं, बट एक पैरेलल बीम को भी ले सकते हैं. पैरेलल बीम, तो पैरेलल क्या होगा? जैसे कि अभी हम इसको डिस्कस करेंगे जब स्फेरिकल मिरर्स को करेंगे डिस्कस. तो पैरेलल बीम इज लाइक वन अनदर, द बीम इज लाइक पैरेलल. ओके, so these are the rays coming. usually ऐसा कब होता है? जब आपका सोर्स आपका इंफिनिटी पर प्लेस्ड होता है. सोर्स इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी. फॉर एग्जाम्पल, द लाइट कमिंग फ्रॉम सन. आप इसमें एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं. जब आपकी लाइट कमिंग फ्रॉम सन, so it will behave like the parallel rays. और अगर सोर्स बहुत ही ज़्यादा दूर है इन कंपैरिजन टू द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर. अभी तक हमने फोकल लेंथ के बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया है, तो मैं इसके बारे में डायरेक्टली अभी ज़्यादा बात नहीं करूँगा, और डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे बाद में. तो अभी के लिए इतना सफिशिएंट है. इससे आगे बढ़ते हैं अभी. सो इसको इरेज कर देते हैं. नेक्स्ट, नाउ
अब टॉपिक आपका आ चुका है हमारा ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो इन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अब ये चैप्टर आपका जो है, ये कुछ चीज़ें हैं जूनियर क्लासेस की ऑलरेडी जो आप पढ़ चुके हैं उसी की ही डिटेल स्टडी है। सो हम इसको एक प्लेन मिरर भी मान लेते हैं। दिस इज अ प्लेन मिरर, दिस इज अ प्लेन मिरर। सो इफ ए रे ऑफ लाइट, अभी हम यहाँ पे एक रे, सिंगल रे को कंसिडर कर रहे हैं। जब भी लाइट एक सोर्स से आती है तो वो एक बंच ऑफ रेज, बीम की फॉर्म में आती है। लाइट ऑलवेज कम, मैं आप यहाँ पे लिख भी रहा हूँ इसको, you can note down very important point here, that light always travels in the form of beam, in the form of beam में ही ये ट्रैवल करती हैं। कभी एक सिंगल रे को ट्रैवल करना इट्स नॉट ईजी, वहाँ पे स्लिट आपको लगानी पड़ेगी कोई ना कोई, अदरवाइज नेचुरली ये बीम की फॉर्म में करेगी। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि एक सिंगल रे आ रही है और उस सिंगल रे ने जो है ट्रैवल किया, और यहाँ पर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ। नॉर्मल, दिस ब्लू लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल, और ये कुछ परपेंडिकुलर, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर। एंड एक और रे में यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ, थर्ड वन इज लाइक दिस। थोड़ा सा इसमें एंगल चेंज हो गया, थोड़ा सा इसको ठीक करते हैं, थोड़ा सा लाइक इट शुड बी लाइक, हाँ एग्जैक्टली, ओके। सो यहाँ पर अब ये जो ब्लैक वाली जो लाइन है, जो ब्लैक वाली लाइन है यहाँ पे में दिख रही है, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। इंसिडेंट मीन्स एक रे आ रही है जो कि डायरेक्टली मिरर को हिट कर रही है, दैट मीन्स इंसिडेंट रे किसी ना किसी सोर्स से आ रही है। ये जो मैंने सर्कल बनाया है इसको मैं सोर्स मान लेते हैं हम लोग। अब सोर्स कुछ भी हो सकता है, एक बल्ब भी हो सकता है, ट्यूबलाइट, एलईडी, मोबाइल की टॉर्च, एनी काइंड ऑफ सोर्स कैन बी पॉसिबल। एंड ये जो ब्लू लाइन मैंने बनाई ये 90 डिग्री एंगल पर है। एंड सपोज अब ये नॉर्मल जो ब्लू कलर की लाइन और ये ब्लैक कलर की जो लाइन है, लाइन मीन्स रे कहेंगे इसको हम लोग प्रैक्टिकली, इसमें एक एंगल मान लेते हैं हम आई, स्मॉल आई। अब ये एंगल जो आई है, ये एंगल आई जो है, इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि ये एंगल इंसिडेंट रे के साथ बन रहा है। और ये जो ब्लू कलर की जो लाइन है इसको कहेंगे हम नॉर्मल रे। सिमिलरली जो ग्रीन वाली लाइन यहां बनाई है हमने, दिस विल बी कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे। और जो एंगल यहां पर बनेगा दूसरा, वो एंगल को हम कह सकते हैं एंगल आर। सो एंगल आर इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। So these two angles must be equal। ये हम लोग अभी पढ़ेंगे, इसको जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है, इसको मैं भी यहाँ पे लिख ही देते हैं। चलिए, एंगल आई मस्ट बी इक्वल टू एंगल आर इन द केस ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉ, दिस इज द लॉ ऑफ, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ, देयर आर टू लॉज, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कि ये जो दोनों एंगल हैं इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा अगर वहाँ पे एक स्मूथ सरफेस है। ये किसके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये बात? जब आपका सरफेस कैसा होगा? स्मूथ होगा। स्मूथ सरफेस का मतलब ये है कि जो ये मिरर है ये प्रॉपरली वर्क कर रहा होगा। ये कोई ऐसा सरफेस नहीं होगा जैसे कि वॉल है या वुड है, लाइक दैट, जहाँ पे आपकी इमेज फॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं होगी, वहाँ पर ये फॉलो नहीं होगा। सेकंड जो लॉ है, सेकंड लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, तीनों रेज, ऑल थ्री रेज मस्ट लाई
इन द सेम प्लेन, इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होंगी। इसको समझने के लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करता हूं। ओके, तो हम समझते हैं कि प्लेन का यहां पे क्या मीनिंग है। हम जब कह रहे हैं कि दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, व्हाट इज प्लेन? अ प्लेन इज नथिंग बट अ टू डायमेंशनल, 2D, 2D मीन्स टू डायमेंशनल फिगर, टू डायमेंशनल फिगर। अब टू डायमेंशनल फिगर कैसी होती है? जिसकी एक लेंथ होती है और जिसकी एक ब्रेड्थ होती है। ओके, तो फॉर एग्जांपल ये एक रेक्टेंगल है, सो रेक्टेंगल को हम कह सकते हैं इट्स अ परफेक्ट 2D प्लेन, और यू कैन से इट्स अ प्लेन, प्लेन इज ऑलवेज अ 2D। सो थर्ड डायमेंशन लाइक, अब इसकी कोई डेप्थ नहीं होगी, इसकी कोई विड्थ नहीं होगी, सो ये प्लेन है। तो तीनों की तीनों रेज जो हमने पीछे बनाई थी कुछ इस तरह से कि अगर सॉरी जो कुछ हमने वहाँ पीछे बनाया था कि कुछ इस तरह से फॉलो करेगी वो प्रिंसिपल को, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का जो फर्स्ट लॉ है हमारा, दैट एंगल आई एंड एंगल आर, एंगल आई मस्ट बी इक्वल टू एंगल आर, ये तो था ही। सेकेंड जो रूल था वो था कि ये तीनों के तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगे, दे मस्ट लाई इन दी सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होंगे वो। मतलब अगर बोर्ड पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि वो बोर्ड की कोई जो रे है वो अंदर चली जाएगी या बाहर आ जाएगी। सो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इससे। ओके, सो इसके बाद कुछ आती हैं हमारी एसोसिएटेड टर्म्स। लेट अस डिस्कस ईच वन ऑफ देम। एसोसिएटेड टर्म्स है कुछ, इनको भी स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा? जो भी पीछे हमने डायग्राम बनाया था, उस डायग्राम में जो मिरर हम लोगों ने बनाया था, दिस मिरर इटसेल्फ इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सो हम इसको कुछ नाम दे देते हैं, मान लो M1 दे देते हैं। ओके, सो MM1 is the reflecting surface where the incident ray must fall and the normal should be drawn 90 डिग्री पे बनाएंगे और वहीं से हमारी रिफ्लेक्टेड रे निकलने वाली है। सेकेंड जो पॉइंट है, दैट इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या था? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो पॉइंट था जब हम लोगों ने इसके ऊपर इसको थोड़ा साइड में बनाना ही पड़ेगा मुझे, एक सेकेंड, थोड़ा सा साइड में बना लेते हैं इसको, यहाँ बना लेते हैं छोटा सा। ओके, दैट इज सफिशिएंट। सो मान लेते हैं कि ये हमारा मिरर है और दोबारा से इसको मैं यहाँ पे M और ये MM1 एंड दिस इज द इंसिडेंट रे, और ये कुछ फॉल करी लाइक यहाँ पर, ये पॉइंट हो गया। सिमिलरली ये हमारा नॉर्मल हो गया और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे हो गया। ओके, अब नॉर्मल की कोई डायरेक्शन नहीं होती कि आप ऊपर दो नीचे दो, क्योंकि नॉर्मल तो नॉर्मल है, 90 डिग्री एंगल है वो तो। ओके, सो दिस इज द इंसिडेंट रे एंड ये हमारा एंगल आई है और ये एंगल हमारा आर है। तो एंगल आई एंड एंगल आर वो तो इक्वल है ही है, वो तो एक अलग बात है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस की यहाँ बात हो रही थी, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मान लेते हैं, इसको ओ मान लेते हैं। ओके, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली दिस इज द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन एज वेल, क्योंकि रिफ्लेक्शन भी यहीं से हो रही है। तो और आप कह सकते हैं पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ और इंसिडेंस दोनों एक ही पॉइंट से होगी। थर्ड पॉइंट जो है हमारा इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे अगर मैं यहां पे इसको P बना दूं और इसको यहां पे Q लिख दें हम लोग, तो जो OP है या PO है, PO वुड बी बेटर आई थिंक, इसको थोड़ा सा, हाँ इसको हम लोग PO लिख देते हैं, PO, क्योंकि डायरेक्शन वहां से पता चल रही है कि P से O की तरफ जा रही है। तो PO इज द इंसिडेंट रे, PO इज द इंसिडेंट रे। एंड सिमिलरली जो हमारी ये Q था पॉइंट, OQ, क्योंकि O से Q की तरफ जा रही है, तो OQ हमारी होगी यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड
ray. And angle I and angle R are angle of incidence and angle of reflection. तो I को मैं यहीं पे बना देता हूँ. एंगल I जो है हमारा, that is angle of incidence, and R is similarly the angle of reflection, angle of reflection. थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. फाइन. सो आई होप ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए होंगे. तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं. इसको साथ साथ आप नोट करते रहेंगे तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा. और ये रिकैप करने के लिए आपके लिए काफ़ी यूज़फुल वीडियो है. इसको आप बार बार रिवाइंड करके भी देख सकते हैं. सो अब आते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर. टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. सो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट हमारा है रेगुलर रिफ्लेक्शन. रेगुलर रिफ्लेक्शन. अब रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होगा? जब हमारा स्मूथ सरफेस होगा. स्मूथ सरफेस लाइक ग्लास, वाटर, अभी हमने बात की थी. द रिफ्लेक्शन ऑफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ मिरर सो दैट द रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल टू ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ. मान लो कि ये इंसिडेंट रे है. एक इंसिडेंट रे यहाँ पे फॉल करी. अब आपको पता है कि अभी हमने जो ड्रॉ किया था पीछे, एक ब्लू कलर की लाइन बनाई थी नॉर्मल, ऐसा कुछ नॉर्मल बनाया, और फिर फर्दर हमने ये एक लाइन बना दी ग्रीन. ओके. अब मान लेते हैं कि एक इंसिडेंट रे नहीं है भाई, बहुत सारी रेज है. मान लो एक बीम आ रही है पूरी की पूरी, तो ये भी एक इंसिडेंट रे हो गई, ये भी एक इंसिडेंट रे हो गई, ये भी एक इंसिडेंट रे हो गई, ये भी एक इंसिडेंट रे हो गई. तो हर एक इंसिडेंट रे पैरेलल है एक दूसरे के, आपको दिख भी रहा है यहाँ पे. तो सिमिलरली जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी वो भी एक दूसरे के पैरेलल होंगी. तो यहां पर हम कह सकते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है भाई. ये हमारा मिरर है. मिरर को शो करने के लिए ये थोड़ी सी क्रॉस लाइन्स हमें लगानी पड़ती हैं टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ मिरर. सो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई. तो आगे बढ़ते हैं इससे. सेकेंड इज अबाउट द इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन और नॉन रेगुलर रिफ्लेक्शन. सो इर्रेगुलर इसको कहेंगे हम लोग, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन. So let us understand what is irregular reflection. So irregular reflection में जो हमारा सरफेस है वो कुछ ऐसा होगा, ऐसा कुछ, और इससे भी ज़्यादा कुछ ख़राब सरफेस भी ले सकते हैं हम. अभी फ़िलहाल समझने के लिए इतना सफिशेंट है. तो मान लेते हैं कि कुछ लाइट ऐसे पड़ी. अब कोई ज़रूरी नहीं है कि वो लाइट हमारी इंसिडेंट रे हमारी बिल्कुल इक्वल होगी इसके रिफ्लेक्टेड के, मतलब जो एंगल होगा वो इक्वल होगा. कुछ इस तरह से चली गई वो. ओके. अब सेकंड जो रे आई वो कुछ ऐसे आ गई. ओके. और जो इसकी रिफ्लेक्टेड रे थी वो कुछ ऐसे चली गई. तो एज यू कैन सी दैट दे आर नॉट पैरेलल, रादर दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर. एंड पैरेलल लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट. पैरेलल लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट. तो ये इससे ये पता चल रहा है हमें कि जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है. ऑल्दो ये कुछ मिरर की तरह बिहेव करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन इट इज़ नॉट बिहेविंग एज इट वाज एक्सपेक्टेड. सो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमारा सरफेस जो होगा वो थोड़ा रफ होगा. रफ सरफेस, इट कैन बी, एग्जाम्पल हम सोच सकते हैं जैसे कि वॉल हो गई हमारी, या टेबल हो गई, या कोई भी ऐसा सरफेस जो कि प्रॉपरली एक इमेज को फॉर्म नहीं कर रहा है जो उम्मीद की जाती है, जो एक्सपेक्ट किया जाता है. सो यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं हम लोग. अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. तो थोड़ी सी स्टडी यहाँ पर प्लेन मिरर की रह गई है, इसको स्टडी करते हैं. नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको स्फेरिकल मिरर की तरफ लेके जाऊँगा. तो प्लेन मिरर इसमें लास्ट टॉपिक है. प्लेन मिरर. अब प्लेन मिरर के बारे में ही सारी अभी तक एग्जाम्पल्स लिए थे. तो मान लेते हैं कि ये एक प्लेन मिरर है, जैसे कि हमने ऊपर बनाया था. ये M पॉइंट मान लेते हैं और ये N मान लेते हैं इसको. सो अब
प्लेन मिरर बनता कैसे है? कई बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि मिरर में और ग्लास में क्या डिफरेंस होता है। मिरर, एक इधर मिरर है और इधर मान लेते हैं ग्लास है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अभी दोनों के दोनों सेम मटेरियल के ही बने होते हैं, लेकिन मिरर में क्या होता है? मिरर एक साइड से पॉलिश होता है। इट इज अ पॉलिश्ड सरफेस। अगर आपने ध्यान दिया हो कभी तो उसके एक बैक साइड में, जिस साइड से आप उसको देखते हैं, उसके बैक साइड में एक सिल्वर कोटिंग होती है, सिल्वर कलर की कोटिंग होती है, नॉट एक्चुअली सिल्वर कोटिंग होती है, सिल्वर कलर की, एक सिल्वर पेंट किया जाता है उसको, सो दैट वो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाता है। सो हम इसको डेफिनेशन वाइज यही कह सकते हैं कि हाईली पॉलिश्ड प्लेन सरफेस, हाईली, मिरर की डेफिनेशन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, हाईली पॉलिश्ड, बड़ी फाइन पॉलिश की जाती है तभी आपको बढ़िया ग्लास मिलता है, बढ़िया मिरर मिलता है। हाईली पॉलिश्ड प्लेन, प्लेन का मतलब यहाँ फ्लैट भी कह सकते हो आप, फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड प्लेन मिरर, इज कॉल्ड प्लेन मिरर। अब इसके आगे बढ़ते हैं प्लेन मिरर में ही, तो बात आती है यहाँ पर कि इमेज फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ इमेज कैसी रहती है इसमें बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, सबसे पहली बात कि जब भी प्लेन मिरर में इमेज बनेगी तो वो इमेज बनेगी आपकी वर्चुअल, वर्चुअल इमेज बनती है। एक नया वर्ड आ गया वर्चुअल, जिसके बारे में अभी तक हमने बात नहीं की थी। सो वर्चुअल इमेज क्या होती है और रियल इमेज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज पॉसिबल इन द मिरर एज वेल एज इन द लेंसेज, जो पूरे चैप्टर में आप पढ़ेंगे, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि वर्चुअल इमेज क्या होती है और रियल इमेज क्या होती है। तो फिलहाल अभी ये जान लेते हैं कि प्लेन मिरर में हमारी वर्चुअल इमेज बनती है और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है। इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब सीधी बनती है। तो इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझाता हूँ मैं कि मान लेते हैं कि ये मिरर है और मिरर के सामने हमारा कार्टून कैरेक्टर पोगो, पोगो मान लो यहाँ पे सामने खड़ा है, और तो इसकी जो इमेज बनेगी, अब भाई सेम बनेगा, मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है तो ये सेम ही बनेगा। ओके, एक तो ये वर्चुअल है, वर्चुअल का मतलब ये है कि ये अदर साइड, मतलब अगर ये साइड, इस साइड को मैं साइड 1 मान लेता हूं और ये साइड को मैं 2 मान लेता हूं, तो साइड 2 मतलब इसके अलग साइड है, अभी इसके अंदर नहीं जा सकता, साइड 2 में नहीं जा सकता। और ये वर्चुअल है, ये एक ऐसी डेप्थ आपको मिल रही है। मान लो कि ये इस मिरर से 1 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है, तो ये जो इमेज इसको दिखेगी, इसको ऐसा लगेगा कि ये जो इमेज है ये भी सेम 1 मीटर पीछे ही खड़ा है, जबकि मिरर की जो मोटाई है वो हार्डली आपकी 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होने वाली है, जबकि आपको फील ये हो रहा है कि 1 मीटर ये पीछे खड़ा है। सो दिस इमेज इज कॉल्ड एज वर्चुअल इमेज व्हेन इट इज हैपनिंग ऑन द अदर साइड। जो देखो, जो लाइट फॉल करेगी मिरर के ऊपर, मिरर कब रिफ्लेक्ट करेगा? जब यहाँ से इस कार्टून से जब लाइट फॉल करेगी, लाइट फॉल कर रही है कुछ इस तरह से, अलग अलग इंसिडेंट रेज कुछ इस तरह से फॉल करेंगी। ओके, अब ये रेज कुछ एक पॉइंट पे जाकर मिलेंगी वहाँ पे जाकर के, ठीक है, और ये फर्दर आपको ऐसा फील होगा कि ये पर्सन पीछे खड़ा है, जबकि पीछे कोई नहीं खड़ा है। सो दिस टाइप ऑफ इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल, और ये सीधी बनेगी, अगर वो सीधा खड़ा तो सीधी बनेगी, अगर उल्टा खड़ा तो उल्टी ही बनेगी इमेज। सो दिस टाइप ऑफ इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। तो ये हमारी प्लेन मिरर की फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये इस तरह की इमेज हमारी बनेगी। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, जैसे मैंने बताया अभी आपको 1 मीटर अगर वो पीछे खड़ा है तो 1 मीटर पीछे ही उसकी इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे जनरली हम यू से कंसिडर करते हैं इसको। ऑब्जेक्ट मतलब कि जो कार्टून कैरेक्टर था वो ऑब्जेक्ट ही था। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू द इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस को हम v मानते हैं, जनरली ये न्यूमेरिकल्स में बहुत आपको काम आएगा, v से डिनोट करते हैं, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से करते हैं। सो u
इज इक्वल टू v ओनली इन द केस ऑफ प्लेन मिरर, इन द केस ऑफ प्लेन मिरर, जबकि ये स्फेरिकल मिरर में ऐसा नहीं होता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता, 99% इक्वल होता ही नहीं है। ओके, सो ये प्लेन मिरर में ही ऐसा होगा। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट कैन बी, जो तीसरा पॉइंट है यहाँ पे वो ये है कि जो साइज ऑफ इमेज है, साइज ऑफ इमेज, यू कैन से दी साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो पोगो की वहाँ पे हाइट थी, मान लो कि पोगो की जो हाइट ऑब्जेक्ट जो था वो h थी और ये h1 है, तो h1 विल बी इक्वल टू h। ये दोनों के दोनों यहाँ पर इक्वल होने वाले हैं प्लेन मिरर केस में। और फोर्थ जो पॉइंट है दैट इज द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड मतलब कि राइट हैंड उसका लेफ्ट हैंड बन जाएगा और लेफ्ट हैंड उसका राइट हैंड बन जाएगा, तो इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। सो लेटरल इन्वर्जन हमारी प्लेन मिरर के केस में ही होती है हमेशा। तो ये पॉइंट से चारों आई होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे। इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो मैं अभी रियल इमेज और वर्चुअल इमेज को थोड़ा सा डिस्क्राइब और कर देता हूँ ताकि ये हमारा ट्यूटोरियल यहाँ पे पूरा कवर हो जाएगा। वर्चुअल इमेज के बारे में मैंने बात की थी और रियल इमेज, तो टेबल का डिफरेंस भी यहाँ पे बनता है। तो फर्स्ट पॉइंट अगर मैं बोलूँ कि वर्चुअल इमेज कैसी होती है, वर्चुअल इमेज को यू कैन नॉट ऑब्टेन, कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ऑन स्क्रीन। जैसे कि प्रोजेक्टर पर जो आपको इमेज दिखती है वो रियल इमेज होती है, आपकी वर्चुअल नहीं होती है। शैडो, रियल को आप शैडो भी कह सकते हो, जो परछाई होती है वो आपकी रियल इमेज होती है, जबकि जब आप मिरर में देखते हो तो वो आपकी वर्चुअल इमेज होती है, क्योंकि वो बिहाइंड द मिरर बन रही है। आप ये भी कह सकते हैं कि जो वर्चुअल इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बनती है, बिहाइंड द मिरर। इसको यहां पे सेकंड पॉइंट यहां पे लिख देता हूं, बिहाइंड द मिरर। और जो रियल इमेज है वो हमारी मिरर के आगे बनती है, इन द फ्रंट ऑफ मिरर। अब फ्रंट ऑफ मिरर कैसे बनेगी, क्योंकि इस ये प्लेन मिरर में बन नहीं पाएगी, रियल इमेज हमारी प्लेन मिरर में नहीं बन सकती। ये इसके लिए हमें स्फेरिकल मिरर चाहिए होगा, कनकेव मिरर जनरली हम लोग वहां पे लेते हैं। कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, सो रियल इमेज को कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। सो यही डिफरेंस हो गया, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। सिर्फ स्क्रीन को आप अगर समझना थोड़ा इजी तो प्रोजेक्टर भी लिख सकते हो कि प्रोजेक्शन, जो प्रोजेक्टर की हेल्प से आप इसको कर सकते हो, प्रोजेक्शन। और क्या डिफरेंस हो सकता है इसके अंदर, ये इरेक्ट बनती है वर्चुअल, हमेशा इरेक्ट बनेगी, और ये हमारी हमेशा इन्वर्टेड बनेगी, मतलब कि उल्टी बनेगी। तो अगर आप सीधे खड़े हो तो आप उल्टे हो जाओगे, तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगी। तो और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, तो हम इसको डिटेल में जाएंगे बाद में, इसी की श्रृंखला में, इसी की सीरीज़ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड जुड़े रहिए यूनिवर्सिटी पॉइंट के साथ। ओके।